नमस्कार दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट यानी कि समाज शास्त्र के ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, यानी कि भारत जो आने वाले पहले व्यापारी थे वो किस देश से आए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो भारत आने वाले व्यापारी थे वह व्यापारी गोवा तट पर आए थे और वह व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली थे। बताइए कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। और सबसे पहला पुर्तगाली जो आया था वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा सबसे पहले पुर्तगाली जो आया था वह व्यापारी के रूप में आया था और वो भारत के गोवा तट पर आया था। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पहली बार तेल शोधक कारखाना बना वो भारत के किस राज्य में बना? तो सबसे पहले वो असम में बना था। कहाँ बना था? असम। और असम जो राज्य है उस राज्य का असम का स्थान का नाम है डिगबोई। क्या नाम है? डिगबोई। क्या नाम है? डिगबोई, जो कि असम राज्य में पड़ता है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, जो कि डिगबोई कहाँ पर है? असम राज्य में है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखा जाए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार यह क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा याद करना है। आता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या आता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है बाबू, अगर आपको याद है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो कमेंट कीजिए। फिर आता है महिला दिवस कब मनाया जाता है। क्या आता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है बाबू? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मजदूर दिवस पूछे हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए बाबू। मजदूर दिवस 1 मई, याद कर लीजिए। मजदूर दिवस 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई। ठीक है, आता है। फिर से आता है महिला दिवस 8 मार्च। महिला दिवस 8 मार्च। महिला दिवस बाबू 8 मार्च। ये सब बात को नोट किया जाता है। आप कॉपी में ये सब नोट कीजिए, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लिया जाए। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? किस देश में सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली का किस देश में विकसित की गई उसको बताना है। तो वो देश बताइए कौन सा है? श्रीलंका है कि भारत है कि बेल्जियम है कि पाकिस्तान है? कहाँ पर सत्ता में भागीदारी की सबसे पहले सर्वोत्तम प्रणाली का विकास किया गया? बताइए, आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका आंसर ये होगा। तो ये होगा आंसर बेल्जियम। बताइए बाबू कौन सा होगा? बेल्जियम होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन, हाँ वही ताड़ी जो व्यक्ति शराब के रूप में पीता है, नशा जो करता है, वही ताड़ी का बात किया जा रहा है। ताड़ी आंदोलन है वो किस प्रांत में शुरू हुआ था? देखिए, ताड़ी आंदोलन शुरू कैसे हुआ कि उस प्रांत के पुरुष जो है ताड़ी शराब पी पीकर वो घर में स्त्रियों को मारने पीटने लगते थे, घर में स्त्रियों को बहुत तरह से दुख देते थे। तो सारी स्त्रियां क्या हुई? जागरूक होकर एक आंदोलन कर दिया कि ताड़ी वालों को कहा कि ताड़ी बंद कर दो, शराब वालों को बोला कि शराब बंद कर दो। तो स्त्रियों का बड़ा समूह में एक जन आंदोलन हुआ
और उस आंदोलन को ताड़ी आंदोलन कहा जाता है। शराब और ताड़ी को बंद करवाने के लिए, ताकि उनके पुरुष जो पीकर ताड़ी शराब पीकर आते थे और उन स्त्रियों को प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे, तो इसीलिए से यह ताड़ी आंदोलन शुरू हो गया स्त्रियों के द्वारा। तो बताइए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ? बताइए तो किस प्रांत में शुरू हुआ था बाबू? बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कहां पर हुआ था? बताइए, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? आंध्र प्रदेश में। याद कर लेना है, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को माना जाता है? वित्तीय वर्ष में क्या होता है? बजट जो पास होता है उसका हर हिसाब देना पड़ता है। वित्तीय जब समाप्त होता है वो साल, वो समय, तो उस समय बजट पास होता है और सारा ब्यौरा देना पड़ता है कि यहाँ से सरकार को इतना पैसा आया, इस डिपार्टमेंट से सरकार को इतना पैसा आया, तो वो वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में देना पड़ता है, अंतिम दिन ये ब्यौरा देना पड़ता है। तो बताइए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से कब तक को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह जो है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, लग रहा है ना उल्टा उल्टा लग रहा है ना, कि 1 अप्रैल पहले है, बाद में 31 मार्च है। हाँ, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, देखिए अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे बोल रहा है ना कि 31 मार्च से 1 अप्रैल। नहीं, ये सही है, आपको याद इसी को करना है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना में 12 महीना का जो ब्यौरा होता है 31 मार्च को देना पड़ता है, और इसी को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। बात समझ में आ गया ना बाबू? तो इसको याद कर लेना है, भुलाना नहीं है। तो छठवां का ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को माना जाता है? तो बोलना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब है आगे कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? यहां पर बाबू लिखा है प्रतिनिधि। ठीक है, कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? 1 मिनट देखते हैं, वीडियो चल रहा है। हाँ, वीडियो तो चल रहा है, नहीं तो मेहनत मेरा बर्बाद ना हो जाता है। देखना पड़ता है, कभी 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 रुक जाता है। देखिए, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? ठीक है, देखिए प्रतिनिधि क्या होते हैं? जो व्यक्ति वोट में खड़ा होते हैं जीतने के लिए, वो सारे व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। तो प्रतिनिधि किसके बल पर विजय होते हैं? तो प्रतिनिधि जनता ही के बल पर विजय होते हैं। अगर जनता वोट ज्यादा जिस व्यक्ति को दे दिया, जिस प्रतिनिधि को ज्यादा दे दिया, वो प्रतिनिधि जीत जाता है, वो व्यक्ति जीत जाता है। ठीक है, तो अब ये बताइए, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? व्यक्ति जो प्रतिनिधि खड़े हैं वो व्यक्ति को के जिताएगा, के चुनेगा? बताइए कौन चुनेगा? अरे हम ही आप लोग जैसा ना व्यक्ति वोट देंगे तो उस व्यक्ति चुनाएगा। तो हम आप क्या हैं? तो हम और आप जनता हैं। हम और आप क्या हैं? जनता हैं। हम लोग जनता है, हम उसको वोट देंगे तो वो प्रतिनिधि विजय होगा, जीतेगा। ठीक है ना? तो यहीं पर समझा जाए तो लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को है बाबू। किसको है? जनता को है। हम लोग वोट देते हैं व्यक्ति को, वो व्यक्ति प्रतिनिधि है, खड़ा हुआ था, उसको वोट देकर हम विजय बना दिए। तो कौन विजय बनाया? जनता ने वोट देकर उसको विजय बनाया, इसलिए क्या होगा? जनता। बताइए कोई दिक्कत कि नहीं को? बढ़िया से सब समझ में आ रहा है? दम मजा से दम ठीक है। इसी तरह से सब चीज समझ में आएगा। देखा जाए यहां पर है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? बताइए बाबू, भारतीय लोकतंत्र के अंग जो होते हैं वो कितने अंग होते हैं?
तो देखिए भारतीय लोकतंत्र के जो अंग होते हैं ना वो 3 अंग होते हैं। बताइए कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए कार्यपालिका, विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। क्या बोले हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक बार फिर से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। एक बार फिर से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये 3 अंग होता है। भारतीय लोकतंत्र का कितने अंग होता है? 3 अंग होता है। अब तो नहीं ना भुलाइएगा, नहीं भुलाइएगा। एक बार फिर से, एक बार फिर से, हाँ बोलिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आप तो याद कर लिए हैं, हम लोग 3-4 बार रट गए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में होती है? देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि सूची कितने तरह का होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि सूचियां कितने तरह की होती है। तो सूचियां देखिए 3 तरह की होती है। कौन? फिर उसी तरह कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सूची राज्य सरकार के अधीन होता है और समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों के अधीन होता है। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में, ठीक है ना बाबू, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियां में हुआ है? संघ और राज्य दोनों के बारे में कह रहा है, तो तीनों सूची में होगा। कौन कौन बाबू 3 गो सूची? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी है, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट आंसर। बात समझ में आ गया। अच्छा आगे देखा जाए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डैश डैश है। कह रहा है कि वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली जो है कैसी है। वर्तमान मतलब होता है अभी। अभी नेपाल में शासन प्रणाली कैसी है? देखिए पहले जो नेपाल में शासन प्रणाली जो था वो था राजतंत्र। कौन तंत्र था बाबू? राजतंत्र था। पहले राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा का शासन चलता था, उसको कहते हैं राजतंत्र। उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी भी शासन चलता है राजतंत्र में। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वह शासन वहाँ चला रहा है, फिर उसका पुत्र हुआ तो शासन चलाएगा। वहाँ वोट वोट नहीं दिलाता है, वहाँ लोकतंत्र जैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। वहाँ राजा हुआ, राजा उस पूरे प्रांत पूरे देश को चला रहा है, फिर उसका बेटा उस पूरे प्रांत उस पूरे देश को चलाएगा, ठीक है। इस तरह से जो सिस्टम, जो इस तरह का जो तरीका होता है वो तरीका राजतंत्र कहलाता है। तो नेपाल में पहले चलता था, लेकिन अब यह पद्धति, यह जो नियम, यह जो तरीका, यह जो सिस्टम है ये बंद कर दिया गया है। अब कौन सा तरीका आ गया है? तो उसी तरीका को बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है यानी कि कैसी है। तो अब वो है लोकतंत्रात्मक, क्योंकि हम लोग भारत में भी यही सिस्टम चलता है, लोकतंत्रात्मक। हम लोग जो हैं, हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम लोग जो अच्छा व्यक्ति है हमारे नज़र में उस सबको हम लोग चुनते हैं। तो जो व्यक्तियों के नज़र में अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति होता है, उसको जब व्यक्ति वोट देकर चुनता है, उसको विजयी बनाता है, तो वो क्रिया कहलाता है लोकतंत्रात्मक सरकार। तो पहले नेपाल में जो था वो था कौन सा? राजतंत्र चलता था, जिसमें व्यक्ति न चुनकर वो खुद स्वयं से वह शासन चलाता था, फिर उसके बाद उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसका पीढ़ी चलाता था, ठीक है। तो लगभग वो 240 साल राजतंत्र नेपाल में रहा। कितना साल बाबू? 240 साल, याद कर लीजिएगा। लगभग 240 वर्ष नेपाल में क्या रहा? राजतंत्र रहा। लेकिन अब लोकतंत्र का सरकार नेपाल में इस समय, इस वर्तमान समय में चलता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए ध्यान दिया जाए, संघीय व्यवस्था में खाली स्थान डैश डैश है, सरकार होती है। संघीय व्यवस्था, देखिए संघीय व्यवस्था में 2 सरकार होती है, एक संघ यानी कि केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। संघीय व्यवस्था में कितना सरकार होती है? 2 सरकार होती है। एक संघ यानी कि केंद्र सरकार का होता है
और दूसरा होता है राज्य सरकार का। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब दोनों मिल जाते हैं तो दोहरी सरकार बन जाता है। कौन बन जाता है? दोहरी सरकार बन जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वह दोहरी सरकार होती है। कोई पूछ देगा कि दोहरी सरकार क्या है बाबू, तो क्या बताइएगा? सर जी, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के काम करता है उस सरकार को दोहरी सरकार कहते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बढ़िया से कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए एक खाली बताएं तो आपको पूरा याद हो जाएगा, इसमें रटने वटने का बात नहीं है। ये खाली बता दिए याद हो गया, 14 क्वेश्चन बस याद हो गया। अब ये 14 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो हम बार बार कहते हैं दौड़ल आता है, तो हम गिरत भारत आ जाएगा एग्जाम में, लो सब आ गया। तो इसीलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिए, तो हम छान छान के क्वेश्चन देते हैं बोर्ड पर, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है। अगले 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने खाली स्थान है का नारा दिया था। यानी कि कह रहे 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसका नारा दिया था? कौन ऐसी नारा दिया था? देखिए जब भी चुनाव आता है तो कोई पार्टी कुछ ना कुछ का नारा देता है। क्यों देता है? कि लोगों को अपनी तरफ, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना है। कोई भी पार्टियां है, कोई भी राजनीतिक पार्टियां है तो इलेक्शन के समय कहो जनता को आकर्षित करने के लिए बात कहे चाहे न कहे, लेकिन जैसे इलेक्शन आएगा तो कुछ ना कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ बात जरूर कहता है। तो उस समय का बात है, जैसे कहेगा कोई सरकार की जीतना है तो कहेगा कि हम तुम्हारा कॉलोनी पास करवा देंगे, हम तुम्हारा घर बनवा देंगे, हम तुम्हारा रोड बनवा देंगे। तो उसी तरह से 1971 के समय जब आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आया तो कह रहा कि कौन सा वह नारा दिया था? वह नारा कौन था? तो वह नारा बताइए। वह नारा था गरीबी हटाने का नारा दिया था कि हम गरीबी को हटा देंगे, हम भारत के सारे जनता को अमीर बना देंगे, गरीबी को हटा हटा कर सभी लोगों को क्या कर देंगे? धनी बना देंगे, राजा बना देंगे। तो वो नारा दिया था गरीबी हटाओ का। बताइए नारा दिए हुए कितना दिन हो गया? नारा दिए हुए ऑलमोस्ट आपको 50-55 साल के आसपास हो गया। तो बताइए आज 50-55 साल में ये नारा पूरा नहीं हुआ, गरीबी हटाओ का नारा, है ना? तो वही बात है, हर एक लोगों का जब समय आता है तो उस समय में एक झूठों के अपना नारा देने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं कि हम अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम मुखिया बन जाएंगे, हम वार्ड बन जाएंगे तो हई काम कर देंगे। तो वो एक नारा दिए थे कि हम यह काम कर देंगे। कब? 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जो नारा दिया था, क्या दिया था? गरीबी हटाने का नारा दिया था। चलिए आगे देखा जाए। संपूर्ण क्रांति का आह्वान खाली स्थान है डॉट डॉट ने किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान यानी कि खाली स्थान डॉट डॉट ने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? क्वेश्चन आता है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था, देखिए अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। इससे ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। कौन आयोग? नीति आयोग। याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। योजना आयोग को नाम बदलकर कौन आयोग कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 है, 15 सितंबर 1950 है, 15 अक्टूबर 1951 है। देखिए बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये साल महीना जो दे देता है ना, साल तो बराबर एक ही रहेगा। देखिए यहाँ भी 1950 है, यहाँ भी 1950 है,
तो बच्चा लोग दोनों 1950 है, याद किया है 1950 और दिन तारीख महीना डाल दिया, यहाँ 15 सितंबर कर दिया, यहाँ 15 मार्च कर दिया। अब यही में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप जो भी चीज़ पढ़िए तो उसको करंट एकदम बढ़िया से एकदम दिमाग में डाल के याद कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब से याद नहीं कीजिएगा तो फिर आपका 1-2 नंबर एने ओने हो जाएगा। आप विश्वास में रहिएगा कि नहीं हमारा एकदम सही है, गलत हो जाएगा। आप जो भी चीज़ पढ़िए एकदम एकदम टैलेंट के साथ पढ़िए और याद करके पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर योजना आयोग का गठन जब कर है कि कब हुआ था, तो 1950 ये भी है, 1950 ये भी है। तो 15 मार्च 1950 याद करना है आपको। क्या याद करना है? 15 मार्च 1950 याद करना है। अच्छा, योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। बताइए आप लोग सारे क्वेश्चन को, 14 क्वेश्चन को देखिए, इनमें किन्हीं भी बच्चों को कोई दिक्कत है? दिक्कत है किन्हीं को? नहीं दिक्कत है। तो जब दिक्कत नहीं है बाबू, तो आप इस वीडियो को जो देखें, इस वीडियो को एक प्रेम से लाइक कर दीजिए, दिल से लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए कि सर वीडियो अच्छा लगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।